बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारा चैप्टर 4 नेटवर्क लेयर चल रहा था। हम कंप्यूटर नेटवर्किंग और टॉप डाउन अप्रोच बुक को फॉलो कर रहे हैं, जो कि जिम क्रोस और कीथ रॉस जिनके ऑथर हैं, 8th एडिशन हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 4 नेटवर्क लेयर, जिसके अंदर हमारे पास दो तरह के प्लेन थे, डाटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन। इनको हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें हमारे पास नेटवर्क लेयर आ गई थी, उसका हमने ओवरव्यू किया था। डाटा प्लेन क्या होता है, कंट्रोल प्लेन क्या होता है और इन दोनों के यूजेस कहाँ कहाँ पे और क्या क्या इनके एडवांटेजेस हैं, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने ये वाली पार्ट नहीं देखा तो आप लोगों को मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग पहले वो वाला पार्ट देखें, फिर इस वाले पार्ट को देखें। अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इनसाइड अ राउटर, कि राउटर के अंदर क्या प्रोसेसिंग होती है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन सी पोर्ट्स होती हैं जो मतलब कि हमारे पास राउटर के अंदर, और उनका क्या क्या रोल होता है। हमने इनको आज ये डिस्कस करना है। हमारे पास राउटर में इनपुट पोर्ट्स होती हैं, स्विचिंग क्या होती है, आउटपुट पोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं, बफर मैनेजमेंट कैसे हम उसको बफर को मैनेज करते हैं, और स्केजुलिंग हमें लास्ट में कैसे परफॉर्म करनी है। आज का हमारा टॉपिक होगी ये, इस पर डिपेंड करेगा। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स पर। सबसे पहले हम देखते हैं राउटर आर्किटेक्चर ओवरव्यू, कि राउटर का जो आर्किटेक्चर है, एक तरह से हम कह सकते हैं उसकी जो राउटर के अंदर का जो आर्किटेक्चर है वो कैसा नज़र आता है। हाई लेवल व्यू ऑफ जेनेरिक राउटर आर्किटेक्चर। हमारे पास यहाँ पर तीन चीज़ें मेन राउटर में डिस्कस की गई हैं। यहाँ पर सबसे पहले आती है हमारे पास राउटर इनपुट पोर्ट्स, कि राउटर की ये इनपुट पोर्ट हैं, जो भी डाटा आएगा वो यहाँ से हमारे एंटर होगा और वो जाएगा राउटर के प्रोसेसर में। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होगी राउटर का प्रोसेसर। नंबर 1 हो गया हमारे पास राउटर के इनपुट पोर्ट्स, नंबर 2 हो गया हमारे पास राउटिंग का प्रोसेसर, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है इसका स्विचिंग फैब्रिक। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्विचिंग फैब्रिक, और चौथे नंबर पे हमारे पास आती हैं राउटर की आउटपुट पोर्ट्स। अब इनका काम क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं फॉर एग्जांपल कि कोई डाटा आया है, कोई डाटाग्राम आया है। डाटाग्राम आप लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पे हम नेटवर्क लेयर पे हम डाटाग्राम को एज अ पैकेट भी कह सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क लेयर पर जो डाटा के लिए PDU प्रोग्राम डाटा यूनिट जो यूज़ होता है वो होता है हमारे पास पैकेट, और या फिर डाटाग्राम हम लेके चल लेते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने डाटाग्राम को यूज़ किया है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि कोई भी डाटाग्राम आया है तो वो क्या होगा, इनपुट पोर्ट से एंटर होगा। इनपुट पोर्ट पे एंटर हुआ। अब यहाँ पर हमारे पास ये 3 बॉक्सेस हैं, उन तीनों का अलग अलग काम है। इन तीनों का हम देखेंगे कि इन तीनों का क्या क्या काम है। ये पहला जो है ये जो है लाइन, आई थिंक लाइन पॉइंटर है। यहाँ पर मतलब कि हमारे पास जो फिजिकल जो वायर्स हैं वो आके यहाँ पर मर्ज होती हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग होती है उस पैकेट की, और उसके बाद ये है कि ये सेंड कर दिया जाता है राउटिंग के प्रोसेसर को। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इनपुट पोर्ट में अभी के लिए आप ये समझेंगे हमारे पास कोई डाटाग्राम आया है। अब उसने सेकंड नंबर पे जाना है राउटिंग के प्रोसेसर पर, कि अब राउटिंग का प्रोसेसर क्या करेगा, उसको सेंड कर देगा स्विचिंग फैब्रिक पे। अब स्विचिंग फैब्रिक को आप इस तरह से ले लें कि जो हमारा पुराने ज़माने में हमारे पास हमारे जो आबाओ ज़्यादा हैं वो यूज़ करते, वो चारपाइयाँ यूज़ करते थे। अब चारपाइयों में क्या होता है कि हमारे पास एक तरह से वो जो चारपाई होती है वो किस तरह से बुनी जाती है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो आप, जो चारपाई का, तो वो इस तरह से होता है। या आप एग्जांपल ले लें क्लॉथ की, कि जो कपड़ा होता है वो जब सिलाई जो कपड़ा बना जाता है तो वो दोनों तरफ से मतलब कि हॉरिजॉन्टल भी उसके अंदर धागे रखे जाते हैं, और इस तरह उसके वर्टिकल में भी रखे जाते हैं। तो क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से हमारा एक फैब्रिक के तौर पे काम देता है। ये हमारे पास एक तरह से ये उसका फैब्रिक बन गया है। तो ये होता है हमारे पास फैब्रिक। तो इसी तरह हमारे पास जो राउटिंग का जो प्रोसेसर है उसके अंदर हमारे पास स्विचिंग फैब्रिक होती है। उसके अंदर इसी तरह हमारे पास एक फैब्रिक बना होता है, डिफरेंट पोर्ट्स पे, डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर ये सारी लाइन्स जारी होती हैं। अब क्या होता है कि वो चला गया डाटाग्राम हमारा स्विचिंग फैब्रिक पे। अब उस प्रोसेसर जो राउटिंग का प्रोसेसर है उसका क्या काम है कि उसने देखना है कि इस जो डाटाग्राम आया है इसने किस पोर्ट पे जाना है, क्योंकि यहाँ पर उसने जो प्रोसेसर का काम है उसने यही करना है कि उसने स्विच करनी है ट्रैफिक को, कि किस पोर्ट पे मैंने ट्रैफिक को स्विच करना है। अगर फॉर एग्जांपल वो इस वाली पोर्ट से आई है और उसने स्विच करके करना है इस पोर्ट नंबर 2 पे, तो उसका क्या काम है कि प्रोसेसर का काम ये है कि उसने देखना है कि ये जो ट्रैफिक आ रही है मेरे पास, जो डाटाग्राम आया है, इसको किस पोर्ट पे मैंने स्विच करना है और किस आउटपुट पोर्ट पर स्विच करना है। तो ये होता है हमारा राउटिंग प्रोसेसर का काम, और वो स्विच करके जिस पोर्ट पे भेज देगा वो हमारी राउटर की आउटपुट पोर्ट कहलाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के मेन काम हो रहे होते हैं। एक होता है राउटिंग, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, और दूसरा होता है हमारे पास फॉरवर्डिंग।
जो राउटिंग होता है वो हमारे पास कंट्रोल प्लेन के अंदर आता है, और जो फॉरवर्डिंग होती है वो हमारे पास डाटा प्लेन के अंदर आती है। फॉरवर्डिंग का क्या काम होता है कि जो भी इनपुट में डाटा आया है उसको आपने फॉरवर्ड कर देना है किसी भी आउटपुट पोर्ट पर। ये होती है आपकी फॉरवर्डिंग। कि कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई इनपुट आई है, इनपुट कोई डाटाग्राम आया है, उस राउटर ने क्या करना है कि उसको स्विच कर देना है, अपने स्विचिंग फैब्रिक को यूज़ करते हुए उसने स्विच कर देना है किसी भी एक आउटपुट पोर्ट पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मल्टीपल आउटपुट पोर्ट है, उसने किसी एक आउटपुट पोर्ट पर उसको स्विच कर देना है, मतलब कि उधर ट्रांसफर कर देना है, उधर सेंड कर देना है, तो वो हो जाएगी हमारी फॉरवर्डिंग, जो कि विद इन राउटर हमारी परफॉर्म होती है। जबकि जो राउटिंग होती है वो क्या होता है कि उसने पूरा सोर्स से डेस्टिनेशन का पूरा पाथ देखना है कि किस पाथ से मेरा ये जो डाटाग्राम मैंने किस पाथ से भेजना है इसको। तो उसके लिए हमारे पास सोर्स आ जाता है, डेस्टिनेशन आ जाता है, उसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान मल्टीपल राउटर्स आते हैं, मतलब उसके अंदर मल्टीपल फॉरवर्डिंग होती है। तो ये होता है हमारे पास कंट्रोल प्लेन में। इसको हम जो राउटिंग होती है वो एक तरह से हम इसको कंसिडर करते हैं हमारा सॉफ्टवेयर है, जबकि वो जो फॉरवर्डिंग होती है वो हमारे पास हार्डवेयर के तौर पे अज्यूम किया जाता है, क्योंकि इसमें हमारा स्विचिंग फैब्रिक जो राउटर का होता है वो यूज़ होता है हार्डवेयर। ऑपरेट्स इन मिली सेकेंड्स टाइम फ्रेम। जो राउटिंग जो है वो मिली सेकेंड का टाइम लेती हैं, या उसको कह लें हम डिले आता है इतना कि राउटिंग जिसमें परफॉर्म हो। जबकि जो फॉरवर्डिंग है वो हार्डवेयर बेस्ड है, तो वो उससे भी ज़्यादा फास्ट होती है, नैनो सेकेंड में होती है वो। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चाहिए कि जो फॉरवर्डिंग है वो इज़ फास्टर देन राउटिंग। उनका जो टाइम इंटरवल है, टाइम फ्रेम है, वो जो फॉरवर्डिंग है वो नैनो सेकंड में है, जबकि राउटिंग का मिली सेकंड में है। उसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम इंडिविजुअल इनको डिस्कस करते हैं कि इनपुट पोर्ट के अंदर, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे हमारे पास जो तीन ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, ग्रीन, ब्लू और रेड, इनका क्या क्या काम है। अब इनपुट पोर्ट फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है लाइन टर्मिनेशन। अब लाइन टर्मिनेशन ये एक तरह से आप कह लें कि हमारी एक तो फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर से मुराद ये है कि यहाँ पर जितने भी पोर्ट्स हैं ना, जितने भी फिजिकल पोर्ट्स हैं वो यहाँ पर आके टर्मिनेट करेंगे। जितने भी वायर्स, आप लोग यहाँ पर पोर्ट्स जो हैं उसको वायर्स कंसिडर कर लेंगे, जितने भी वायर्स हैं फिजिकल वायर्स वो यहाँ जहाँ पर टर्मिनेट करेंगे वो हमारे कहलाएगा कि ये लाइन टर्मिनेशन पार्ट है। उसके बाद हमारे पास लिंक लेयर प्रोटोकॉल, मतलब यहाँ पर एक तरह से आप कह लेंगे डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल या लिंक लेयर प्रोटोकॉल होता है, जो फॉर एग्जाम्पल ईथरनेट जो है हमारा वो लिंक लेयर प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पर वो यूज़ होगा ईथरनेट। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा ब्लॉक है वो है हमारे पास लुकअप फॉरवर्डिंग, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास फॉरवर्डिंग टेबल बनेगा। यहाँ पर हमारे पास जो पैकेट्स हैं, जो डाटाग्राम है वो यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर अगर उनके पास स्टोरेज हुई, इतनी कैपेसिटी हुई कि वो स्टोर कर सकता है, इनपुट फंक्शन, इनपुट पोर्ट जो है वो अपने पास स्टोर कर सकती है उन पैकेट्स को, तो वो कर लेगी। और अगर उसका बफर, इनपुट पोर्ट का भी एक बफर होता है, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारे एक तरह से बफर होगा उसका। अगर तो वो बफर फुल है तो वो उन पैकेट्स को, जो अगले जो पैकेट्स आ रहे हैं उनको क्यू में लगाता जाएगा। अब हम इसको देखते हैं। डिसेंट्रलाइज स्विचिंग using header field values, lookup output port using forwarding table in input memory, match plus action। अब मैच प्लस एक्शन ये क्या होता है, यहाँ पर उसने क्या काम करना है कि जो भी कोई डाटाग्राम आया है उसको, उसके जो हेडर फील्ड है, यहाँ पे लिखा भी है हेडर फील्ड, उसके हेडर की जो हेडर फील्ड की जो वैल्यूज़ हैं उसको उसने कंपेयर करना है, और जो मैच कर जाएगा, मतलब फॉरवर्डिंग टेबल के साथ फॉर एग्जांपल वो मैच कर जाएगा, तो उसने क्या करना है कि उसको उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है। और एक्शन क्या होगा इसमें, एक्शन ये होगा कि उसने किस पोर्ट पर उसको सेंड करना है, ये होगा हमारे पास एक्शन। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास दो काम होंगे, एक तो मैच करना है, दूसरा हमने उसके साथ एक्शन परफॉर्म करना है। मैच हमने करना है कोई भी जो भी हमारा डाटाग्राम है उसके जो हेडर है उसको हमने कंपेयर करना है हमारे पास जो फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर जो हमारे पास एंट्रीज हैं उसके साथ हमने कंपेयर करना है। हमारे पास जब कंपेयर हो जाएगा तो उसके अगेंस्ट हमारे पास एक पोर्ट मिलेगी कि आपने इस, अगर जो भी हेडर जो इस फील्ड का है तो आपने उसको किस पोर्ट पर आपने उसको स्विच करना है। तो क्या होगा, जैसे ही हमारा कंपेयर होगा वहाँ पर हेडर फॉरवर्डिंग टेबल में, तो हमारे पास वहाँ से एक उसके अगेंस्ट एक पोर्ट मिल जाएगी कि आपने इस डाटा को किस पोर्ट के अगेंस्ट आपने इसको फॉरवर्ड करना है। तो हम उसको क्या करेंगे कि स्विचिंग, मतलब हम उसको राउटिंग प्रोसेसर पे भेजेंगे, प्रोसेसर क्या करेगा, उसको स्विच कर देगा उस स्पेसिफिक आउटपुट पोर्ट पर। गोल क्या है हमारा, कंप्लीट इनपुट पोर्ट प्रोसेसिंग एट लाइन स्पीड। लाइन स्पीड से मुराद ये है कि यहाँ पर हमारा जो गोल है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो पैकेट्स हैं वो क्यू में ना लगे। मतलब ये कि हमारा जो लिंक की जो स्पीड है वो इतनी फास्ट हो कि वो ऑन गोइंग पैकेट्स, जो लाइव पैकेट्स जो सेंड हो रहे हैं उनको साथ साथ प्रोसेस भी करता रहे, ताकि यहाँ पर हमारे पास जो बफर है, जो इनपुट पोर्ट पे जो बफर है उसके अंदर हमारे पास क्यूज़ ना बने, उस पर हमारे पास जो पैकेट्स हैं वो ज़्यादा देर जमा ना हो, मतलब कि ज़्यादा देर रुके ना, वो जल्दी जल्दी प्रोसेस होते जाएँ। तो ये हमारा मेन गोल है।
उसके बाद आती है हमारे पास इनपुट पोर्ट क्यूइंग। मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल लिंक इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो सारे पैकेट्स को प्रोसेस लाइव स्पीडीली प्रोसेस नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हमारे पास क्यूज बन जाती हैं। इफ़ डाटाग्राम्स अराइव फास्टर, मतलब कि जो डाटाग्राम है वो ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, जो पैकेट्स हैं वो ज़्यादा स्पीड से आ रहे हैं, जो ट्रैफिक है वो इनपुट की पोर्ट पे वो ज़्यादा स्पीड से आ रही है देन फॉरवर्डिंग रेट इनटू स्विच फैब्रिक। मतलब कि जो हमारी जो ट्रैफिक है इनपुट पोर्ट पर वो ज़्यादा है, उसकी निस्बत से किसके साथ कंपेयर करें, फॉरवर्डिंग रेट, मतलब कि उसकी जो प्रोसेसिंग है वो स्लो है। मतलब जो हमारे पास जो डाटाग्राम आ रहे हैं वो स्पीड में आ रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेसिंग जो उनकी स्पीड है वो स्लो है, तो जिसकी वजह से जो नए पैकेट्स आते हैं वो क्यूज़ में लगना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था इनपुट पोर्ट क्यू, मतलब कि इनपुट पोर्ट में भी हमारे पास क्यूज़ बनती हैं। मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर एक बफर होता है जो जिसकी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, अगर वो फुल हो जाए तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वाले जो पैकेट्स होते हैं वो क्यूज़ में लगना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग। फॉरवर्ड बेस्ड ओनली ऑन डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये होती है हमारे पास ट्रेडिशनल फॉरवर्डिंग। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी, इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे कि डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग कैसे होती है, कैसे हमारे पास जो एक डाटाग्राम का जो हेडर होता है उसकी कैसे उसका हम कैसे कंपेयर करते हैं अपने फॉरवर्डिंग टेबल से, और उसको फिर हम किस बेस पे हम उसको सेंड करते हैं ट्रैफिक किसी स्पेसिफिक आउटपुट पोर्ट पर। उसके बाद हमारे पास आती है सेकंड नंबर पर जनरलाइज फॉरवर्डिंग, फॉरवर्ड बेस्ड ऑन एनी सेट ऑफ हेडर फील्ड वैल्यूज़। मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई एक जनरल हेडर है जिसमें हमने कहा है कि अगर इस पैकेट का हेडर इस वाले मतलब कि जो हमने फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर जो हमने डिफाइन की है अपना हेडर, अगर उसके साथ मैच कर जाता है तो आपने किस पोर्ट पर उसको किस आउटपुट पोर्ट पर आपने उसको सेंड करना है। ये होती है हमारे पास जनरलाइज फॉरवर्डिंग। अब यहाँ पर हमारे पास डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग को डिस्कस किया है। यहाँ पर ये हमारा एक तो फॉरवर्डिंग टेबल है जिसके अंदर हमारे पास डेस्टिनेशन के आईपीज़ की रेंज दी हुई है, और दूसरी साइड पे हमारे पास लिंक इंटरफेस है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई हेडर जो इन फील्ड से मैच कर जाए, मतलब कि इन रेंजेस के दरमियान अगर वो लाई करता है तो उसको इस इंटरफेस से आपने सेंड कर देना है। 0 1 2 3 ये उसके इंटरफेस हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने बाइनरी फॉर्म में लिखा है, मैंने इनको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। इनको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी से डिजिटल में। डेसिमल में वो किस तरह से कि फॉर एग्जांपल ये मैं फर्स्ट ऑक्टेक्टो को इसको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। 11 00 1 000 अगर इस तरह से लिखा है तो हमने इसका अगर करना है तो यहाँ पर 2 raised to the power 0 होगा तो वो 1 बन जाएगा, 2 raised to the power 1 होगा तो 2 4 8 16 32 64 और फिर 128। अब यहाँ पर हमारे पास डबल 1 है, मतलब कि ये वाली बिट ऑन है, ये वाली ऑन है और ये वाली ऑन है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 128 प्लस 64 192 और प्लस 8 200, तो ये हमारे पास 200 ऑक्टेट बन जाएगा। इसी तरह ये आपने अगले जो ऑक्टेट्स हैं उनको भी कन्वर्ट कर लेना है। अब क्या है कि यहाँ पर जो रेंज है वो हम देखते हैं 200.23.16.0 यहाँ से लेकर थ्रू कहाँ तक 200.23.23.255। मतलब ये कि यहाँ पर ये इतनी हमारे पास जो अगर इसको मैं यहाँ पर लिख लूँ 200.23.16.0 200.23.23.255। मतलब ये कि हाँ इतना हमारे पास जो है दो ऑक्टेट्स वो सेम है। उसके बाद 16 से 23 मतलब कि 17 18 19 20 21 22 23 यहाँ पर 7 ऑक्टेट्स का डिफरेंस आ रहा है। एक तो यहाँ पर 7 का आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर 0 से 255 मतलब कि एक जब 16 से 17 होगा तो उसके अंदर 255 हमारे पास आईपीज़ होंगे। तो मतलब ये कि अगर हम 7 को हम 255 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल रेंज ऑफ आईपीज़ आ जाएगी कि कितने इस जो रेंज दी हुई है इसके अंदर कितने आईपीज़ हैं। अगर जो भी कोई हेडर आता है वो इनमें से किसी के साथ मैच कर जाता है तो हमने क्या करना है, उसको लिंक इंटरफेस नंबर 0 से हमने उसको फॉरवर्ड कर देना है। इसी तरह यहाँ पर इन्होंने मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पर इन्होंने दी हुई हैं फॉरवर्डिंग टेबल में। और यहाँ पर अदरवाइज मतलब ये कि अगर कोई ट्रैफिक जो किसी इन तीनों में से मैच नहीं करती तो वो अदरवाइज में आएगी और उसको हम क्या करेंगे पोर्ट नंबर 3 से हम उसको एग्जिट करवा देंगे, उसको आउटपुट पोर्ट पे सेंड कर देंगे।
अब यहाँ पर क्या किया है कि उन्होंने जो फॉरवर्डिंग टेबल है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। मतलब ये कि यहाँ पर एक ये वाली एंट्री को ऐड किया है 100 को, कि अगर इस वाले से कोई अगर इस वाले से इसको मैं हाईलाइट कर दूँ, अगर इस वाले से अगर कोई इस रेंज के अंदर हमारा कोई अगर हेडर फील्ड जो है डाटाग्राम की अगर वो इसमें लाई करती है तो हमने उसको क्या करना है कि पोर्ट नंबर 3 से उसको हमने फॉरवर्ड कर देना है। मतलब कि उसको हमने पोर्ट आउटपुट इंटरफेस पोर्ट 3 से उसको हमने एग्जिट करवाना है। उसके बाद हमारे पास आता है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच कैसे करते हैं। व्हेन लुकिंग फॉर फॉरवर्डिंग टेबल एंट्री फॉर गिवन डेस्टिनेशन एड्रेसेस यूज लॉन्गेस्ट एड्रेस प्रीफिक्स दैट मैचेस डेस्टिनेशन एड्रेस। हमने क्या करना है कि जो हमारे पास डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है हमने उसको मैच करवाना है अपने फॉरवर्डिंग टेबल में जो हमारे पास डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस गिवन है, जो उनकी रेंज गिवन है उसके अंदर हमने मैच करवाना है। अगर तो वो उसके अंदर लाई कर जाता है तो हमने क्या करना है कि लॉन्गेस्ट हमने देखना है कि कहाँ तक वो लॉन्गेस्ट मैच करता है, तो हमने उसके अगेंस्ट उस इंटरफेस पे हमने उसको उसकी ट्रैफिक को सेट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि यहाँ पे हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस रेंजेस दी हुई हैं 3 और यहाँ पर हमारे पास उनके लिंक इंटरफेस हैं 4 इंटरफेस हैं। और अदरवाइज का मतलब ये कि अगर इन 3 के अलावा कोई ट्रैफिक आए किसी और हेडर की आए तो उसको हमने पोर्ट नंबर 3 से आउटपुट पे सेंड करना है। अब फॉर एग्जांपल ये एक उन्होंने कहा है कि एक हेडर फील्ड दी है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस दिया है और उन्होंने पूछा कि ये किस इंटरफेस से आप इसको सेंड करेंगे, तो हम इसको कंपेयर करते हैं अपने फॉरवर्डिंग टेबल से। ये हमारा है फॉरवर्डिंग टेबल 11001000 11001000 ये तीनों में है, ठीक है। 001011 00101011 ये तीनों में है। उसके बाद आता है 0010 यहाँ तक, तो मतलब ये कि यहाँ तक मैच हुआ है हमारा इस वाले, मतलब जो पहला डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है ये मैच हुआ है इधर तक। 110 ये आगे मतलब कि एस्ट्रिक है, ये एस्ट्रिक से मुराद ये होती है कि यहाँ पर 0 भी हो सकता है, यहाँ पर 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने मतलब कि हमने इतना मैच करना है। लॉन्गेस्ट जो हमारा आईपी एड्रेस जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मैच हुआ है वो यहाँ तक हुआ है, इस रेंज तक। मतलब ये कि यहाँ तक मैच हुआ है और यहाँ पर ये वाली हमारी एंट्री सेलेक्ट हुई है। मतलब ये कि हमारे पास जो इस हेडर की जो ट्रैफिक है वो हम क्या करेंगे, लिंक इंटरफेस नंबर 0 से हम उसको सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इतना मैच हुआ था। उसके बाद हमने क्या किया कि उसको लिंक इंटरफेस नंबर 0 से सेंड कर दिया। अब हम देखते हैं दूसरे पैकेट को। 11001000 ये सेम है, ये वाला यहाँ तक सेम है। 0001 अब 0001 इन दोनों में सेम है यहाँ तक, ये यहाँ तक। उसके बाद 000 अब 000 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कहा था कि एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, 0 भी होता है 1 भी होता है। इसका मतलब 0 होता है 1 होता है, 0 होता है 1 होता है। मतलब ये कि यहाँ पर हमारे पास 0 भी हैं 1s भी हैं, यहाँ पर सिर्फ 0s हैं। तो क्या हुआ कि ये वाला जो सेकंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो इसके साथ भी मैच कर रहा है, इसके साथ भी मैच कर रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखना है कि हमारे पास एग्जैक्ट जो मैच है वो कहाँ पे हो रहा है। एग्जैक्ट मैच हमारा यहाँ इस वाले इंटरफेस पे हो रहा है, इस वाले आईपी एड्रेस पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 000 कर दिया है और यहाँ पर हमारे पास 000 ही है। मतलब ये कि यहाँ पर इतना जो रेंज है वो इतने इस ऑक्टेट तक हमारी मैच हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा मैच हुआ और हमने क्या करना है, अब इसको पोर्ट नंबर 1 से इसको सेंड करना है। अब यहाँ पर हम इसको मूव करते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारा मैच हुआ है, लेकिन यह कि हमारे पास एस्ट्रिक था, मतलब ये कि यहाँ पे हमारे पास 1s भी हो सकते थे, लेकिन जो हमें गिवन था उसमें क्या था कि सिर्फ 000 थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये ज़्यादा एग्जैक्ट मैच हुआ है। हमने देखना है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच को देखना है। तो यहाँ पर हमारा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच हुआ है और एग्जैक्ट मैच हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसको पोर्ट नंबर 1 से उसको हम सेंड कर देंगे ट्रैफिक को। अब हमारे पास आते हैं we will see why longest prefix matching is used shortly when we study addressing। अब हम जब एड्रेसिंग आईपी एड्रेसिंग को डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच को ही हम क्यों प्रेफर करते हैं। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग ऑफन परफॉर्म्ड यूजिंग टर्नरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरीज। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास एक कह लें आप TCAM एक मेमोरी है, टर्नरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, वो यहाँ पर यूज़ होती है। अब हम देखते हैं कि ये कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी ये क्या चीज़ होती है। प्रेजेंट एड्रेसेस टू TCAM रिट्रीव एड्रेसेस इन 1 क्लॉक साइकिल रिगार्डलेस ऑफ टेबल साइज। मतलब कि एक इंटरवल है 1 क्लॉक साइकिल के अंदर ये जो एड्रेसेस हैं उनको ये रिट्रीव करता है। और सिस्को कैटलिस्ट 1M राउटिंग टेबल एंट्रीज इन TCAM 1 मिलियन एंट्रीज आ सकती हैं हमारे पास इस TCAM। मतलब कि आप कह लें TCAM एक टेबल है या आप कह लें कि एक मेमोरी है जिसके अंदर हमारे पास 1 मिलियन राउटिंग टेबल की एंट्रीज आ सकती है। अब कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरीज को हम कैम टेबल भी कहते हैं।
कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी टेबल। ये क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद जब हम इसको रिट्रीव करते हैं तो इसने रिट्रीव करके इन्फॉर्मेशन देनी है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई एक फाइल है, उसके अंदर मल्टीपल पैराग्राफ्स लिखे हैं, हमने किसी एक वर्ड को फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक कैट वर्ड है, हमने उसको सर्च करना है, तो हम उसको सर्च करेंगे तो वो उसके हमें मल्टीपल लोकेशन बता देगा जहाँ पर वो फाउंड किया जाएगा फाइल के अंदर। तो ये एक तरह से क्या हुआ कि हमने उसको एक कंटेंट के ज़रिए हमने उसको रिट्रीव किया है उस डाटा को। उसके अलावा ये कि जो कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी है उसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, वो हमारे पास एड्रेसेबल मेमोरी और एसोसिएटिव मेमोरी, और ये क्या होती है कि हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन में ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्विचिंग फैब्रिक दूसरे नंबर पे। पहले हमने इनपुट पोर्ट को डिस्कस किया, अब हम स्विचिंग फैब्रिक को डिस्कस करते हैं। ट्रांसफ़र पैकेट फ्रॉम इनपुट लिंक टू अप्रोप्रिएट आउटपुट लिंक। इसने क्या करना है, मतलब कि ये एक तरह से हमारा राउटिंग प्रोसेसर जो होता है उसके अंदर हमारा स्विचिंग फैब्रिक होता है। उसने क्या करना है कि जो भी ट्रैफिक आई है, जो भी पैकेट आया है इनपुट पोर्ट से, उसने उसको किसी अप्रोप्रिएट और किसी स्पेसिफिक आउटपुट पोर्ट पर उसने सेंड करना है। अब स्विचिंग रेट क्या होता है, रेट एट विच पैकेट्स कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। मतलब ये कि यहाँ पर के किस स्पीड से हमारे जो पैकेट्स हैं वो प्रोसेस हो रहे हैं और ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं इनपुट पोर्ट से आउटपुट पोर्ट पर, उसका हम कहते हैं ये हमारा स्विचिंग रेट है। ऑफन मेजर्ड एज मल्टीपल ऑफ इनपुट आउटपुट लाइन रेट, एन इनपुट स्विचिंग रेट एन टाइम्स लाइन रेट डिजायरेबल। यहाँ पर उन्होंने वही डायग्राम डिस्कस किया कि यहाँ पर हमारे पास एन इनपुट्स हैं तो हमारे पास एन आउटपुट पोर्ट्स हैं। जो भी डाटा आएगा यहाँ से, यहाँ पर हमारे पास स्विचिंग फैब्रिक यूज़ होगा राउटिंग प्रोसेसर के अंदर। वो क्या करेगा कि उसको देखेगा ट्रैफिक उस पैकेट को और मैच करेगा फॉरवर्डिंग टेबल से, और फिर उसको एनालाइज करके किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट से उसको एग्जिट करवा देगा। उसके बाद हमारे पास 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्विचिंग फैब्रिक्स होते हैं। पहले नंबर में हमारे पास मेमोरी आता है, दूसरे नंबर पे हमारे पास बस आता है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है इंटरनेट कनेक्शन नेटवर्क। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। स्विचिंग वाया मेमोरी फर्स्ट जनरेशन राउटर्स में यूज़ होती हैं। ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स विद स्विचिंग अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सीपीयू। पैकेट कॉपी टू सिस्टम्स मेमोरी, मतलब ये कि जो भी पैकेट, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पैकेट है, ये आएगा इस सॉकेट से एंटर होगा, इनपुट पोर्ट में आएगा, ये इसको सेंड कर देगा मेमोरी। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास जो एक तरह से कह सकते हैं जो स्टोरेज जो टाइप है वो हमारे पास मेमोरी है, या कह लें कि बफर जो है वो हमारे पास मेमोरी के तौर पर एक्ट कर रहा है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास पैकेट्स यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे और वो यहाँ से सेंड हो गया हमारी आउटपुट पोर्ट पर। मतलब ये कि यहाँ पर ये जो मेमोरी है ये एज अ मिडल लेयर काम कर रही है। यहाँ पर वो पैकेट्स को जमा करेगी और फिर उसको सेंड कर देगी आउटपुट पोर्ट पर। ये एक एनिमेशन भी चलाते हैं, ये पैकेट सेंड हुआ मेमोरी में आया, ये दूसरा पैकेट सेंड हुआ मेमोरी में आया, मतलब कि दोनों पैकेट सेंड हो गए हैं और मेमोरी में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब क्या होगा, मेमोरी क्या करेगी, इसको फॉरवर्ड कर देगी आउटपुट पोर्ट पर। अब ये पहला पैकेट था, इसने आउटपुट पोर्ट पर इसको फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेमोरी क्या कर रही है, एक तरह से हमारे पास एक तो स्टोरेज कैपेसिटी के तौर पर काम कर रही है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर वो जो भी इनपुट से रिसीव हो रहा है उसको वो आउटपुट पोर्ट पर उसको सेंड कर रही है। स्पीड लिमिटेड बाय मेमोरी बैंडविड्थ। अब यहाँ पर हमारे पास बैंडविड्थ जो लिंक की बैंडविड्थ है वो मैटर करती है कि जितना हमारे पास लिंक स्ट्रॉन्ग होगा उस हिसाब से हमारी जो पैकेट्स की जो प्रोसेसिंग है वो तेज़ होगी, और हमारे पास जो मेमोरी है का जो कैपेसिटी है, मेमोरी की जो कैपेसिटी है उसके अंदर कम से कम हमारे पास पैकेट्स जमा होंगे, क्योंकि वो जैसे जैसे आएंगे रिसीव होंगे उसी वक्त वो प्रोसेस होते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है स्विचिंग वाया बस। डाटाग्राम फ्रॉम इनपुट पोर्ट मेमोरी टू आउटपुट पोर्ट मेमोरी वाया शेयर्ड बस। यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट पोर्ट पर जो भी डाटा रिसीव होता है उसको हम थोड़ी देर बस पे हम यहाँ पर हमारे पास एक तरह से इसको हम कह रहे हैं ये एक शेयर्ड बस होती है। वो पैकेट्स यहाँ पर रिसीव होते हैं और उसको वो सेंड कर देती है किसी स्पेसिफिक आउटपुट पोर्ट पर। बस कॉन्टेंशन स्विचिंग स्पीड लिमिटेड बाय बस बैंडविड्थ। यहाँ पर एक उसका कह लेंगे थोड़ा सा फेलियर है, वो ये है कि जो मतलब कि यहाँ पर जो एक तरह से हमने जैसे कहा है कि ये हमारे पास शेयर्ड बस है, तो शेयर्ड बस से मुराद ये है कि यहाँ पर जो डाटा सेंड होगा तो वो किसी एट अ टाइम किसी एक पोर्ट से आ रहा होगा और किसी एक पोर्ट पे जाएगा एट अ टाइम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कहते हैं ये पोर्ट 1 थी, इधर से डाटा रिसीव हुआ है, मतलब एंटर हुआ डाटा और वो आया शेयर्ड बस पर। तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसका डाटा सेंड होगा और वो सेंड किया उसने पोर्ट नंबर 2 पे, तो ये हो गया हमारे पास सेंड। अब अगर किसी पोर्ट नंबर 2 ने डाटा सेंड करना है तो वो उसके बाद होगा, जब पहला हमारे पास जो डाटा है वो सेंड हो जाएगा। तो ये एक तरह से हमारे पास मसला है कि यहाँ पर हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं होती।
यहाँ पे हमारे पास सिस्को का 5600 सीरीज़ का एक राउटर है जो कि 32 Gbps की बस को यूज़ करता है और सफिशिएंट स्पीड फॉर एक्सेस राउटर्स, मतलब कि इसकी काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बस की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है 32 Gbps, जिसकी वजह से वो सफिशिएंट स्पीड प्रोवाइड करता है और पैकेट्स को जल्द अज जल्द प्रोसेस करता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला आता है इंटरकनेक्शन नेटवर्क। Crossbar closed networks other interconnection nets initially developed to connect processors in multiprocessor। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक इंटरकनेक्शन नेटवर्क बन जाता है, मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक फैब्रिक टाइप बना हुआ है जिसके अंदर हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाती है। 3x3 क्रॉसबार बना हुआ है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पोर्ट 1 है, पोर्ट 2 है, पोर्ट 3 है। अब इसने डाटा सेंड किया किसी स्पेसिफिक पोर्ट 2 पे चला गया। ये हमारे पास पोर्ट 1 आउटपुट की है, 1 2 3 ये इनपुट की हैं। अगर फॉर एग्जांपल पोर्ट 2 ने डाटा सेंड करना है, यहाँ पे जो इनपुट पोर्ट 2 है उसने सेंड करना है पोर्ट 1 पर, तो वो डाटा सेंड हो जाएगा हमारा यूँ करके यहाँ से। और पोर्ट 3 ने सेंड करना है अगर 3 पर, तो वो यहाँ से सेंड हो जाएगा 3 पे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पोर्ट 1 डाटा सेंड कर रही है 2 को और 2 ने भी सेंड करना है 2 को ही, तो यहाँ पर हमारे पास मसला आएगा। वो उसके लिए क्या होगा कि पहले डाटा हमारा सेंड हो जाएगा 1 से 2 का, फिर उसके बाद 2 का सेंड होगा और पोर्ट नंबर 2 पे रिसीव होगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक थोड़ा सा है कि हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, लेकिन एग्जैक्ट पैरेलल प्रोसेसिंग हमारे पास नहीं अचीव होती, क्योंकि हमारे पास डेस्टिनेशन जो पोर्ट है वो हमारे पास बिजी होती है। मल्टी स्टेज स्विच, N/N स्विच फ्रॉम मल्टीपल स्टेजेस ऑफ स्मॉलर स्विचेस। अब यहाँ पे हमारे पास 8x8 मल्टी स्टेज स्विच दिखाया गया है, स्मॉलर साइज स्विचेस। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा, फॉर एग्जांपल इसकी एनिमेशन चलाते हैं उससे ज़्यादा आप लोगों को समझ आएगा कि एक्सप्लॉइटिंग पैरेललिज्म, क्या कि हम पैरेललिज्म को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फ्रेगमेंट डाटाग्राम, मतलब जो डाटाग्राम है हम उसकी फ्रेगमेंटेशन करते हैं, उसको हम सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं इनटू फिक्स्ड लेंथ। एक फिक्स्ड लेंथ का सेगमेंट में डिवाइड किया, सेल्स ऑन एंट्री, स्विच सेल्स थ्रू द फैब्रिक। फिर वो क्या करते हैं, वो उनको हम सेंड कर देते हैं उस फैब्रिक पे। रीअसेंबल डाटाग्राम एट एग्जिट, मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक बड़ा सा एक डाटाग्राम है, उसको हम पहले करेंगे फ्रैगमेंट में डिवाइड करेंगे और सेंड कर देंगे मल्टीपल फैब्रिक्स पर। बट जैसे ही वो मल्टीपल फैब्रिक्स पर सेंड होगा, तो जैसे ही वो एग्जिट पोर्ट पर आएगा, मतलब आउटपुट पोर्ट पर आएगा, तो उनको दोबारा हम रीअसेंबल करेंगे। आप यहाँ पर एनिमेशन देख सकते हैं कि ये हमारा एक पैकेट है, उसको हम पहले डिवाइड करेंगे सेगमेंट्स में। ये सेगमेंट्स में यहाँ पे डिवाइड हुआ और मल्टीपल जो हमारे पास यहाँ पर जो स्विचिंग फैब्रिक्स है उसमें से गुजर के वो यहाँ पर आउटपुट पोर्ट पर यहाँ पर रीअसेंबल हुआ और फिर वो किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट से गुजर गया। इसको हम दोबारा चला के देख लेते हैं कि हमारे पास सेंड हुआ, यहाँ पर फ्रेगमेंट्स में बने और फिर रीअसेंबल हो गए, वो पोर्ट नंबर 1 से आउट हो गए। अब हमारे पास आता है स्केलिंग यूजिंग मल्टीपल स्विचिंग प्लेन्स। अब हम क्या करेंगे, हम पैरेललिज्म को अचीव कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि मल्टीपल स्विचिंग प्लेन्स को सेटअप करते हैं। पहले हमारे पास क्या था कि एक प्लेन था हमारे पास, लेकिन अब हमने क्या किया कि फैब्रिक प्लेन 0 1 मतलब कि 8 फैब्रिक प्लेन्स यूज़ किए हैं और उसके अंदर फिर हमने 3 स्टेजेस यूज़ किए हैं, 1 2 और 3 स्टेजेस यूज़ किए हैं। स्पीड अप मतलब कि हम क्या करते हैं, स्पीड अप हो जाती है हमारी प्रोसेसिंग और स्केल अप वाया पैरेललिज्म, और हमारे पास पैरेललिज्म अचीव होती है जिसकी वजह से हमारे पास प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। सिस्को CRS राउटर एक राउटर है जिसके मतलब कि 8 स्विचिंग प्लेन्स हैं। बेसिक यूनिट उसका क्या है कि 8 स्विचिंग प्लेन्स हैं उसके अंदर, और ईच प्लेन, हर प्लेन के अंदर 3 स्टेज उसका इंटरनेट कनेक्शन नेटवर्क है। अप टू हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट्स स्विचिंग कैपेसिटी वो प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से हमारी जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो गई है और हमारी पैरेललिज्म कैसे अचीव हुई है कि पहले हम सिर्फ एक फैब्रिक को यूज़ कर रहे थे, अब हम मल्टीपल फैब्रिक्स को यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर मल्टीपल स्टेजेस को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आती है इनपुट पोर्ट क्यूइंग। जैसे कि हम ये ऑलरेडी भी डिस्कस करके आए हैं कि इनपुट पोर्ट में हमारे पास क्यूज़ का भी कॉन्सेप्ट आता है। अगर फॉर एग्जांपल उसका बफर फुल हो जाए तो वो अगले पैकेट्स को जो क्यूज़ में लगा देता है। इफ़ स्विच फैब्रिक स्लोअर, मतलब स्विच का फैब्रिक स्लोअर है, मतलब कि वो ज़्यादा स्पीड में प्रोसेस नहीं कर रहा, देन इनपुट पोर्ट कंबाइंड, मतलब जितने भी इनपुट पोर्ट हैं उनको कंबाइन करके क्यूइंग में ऑकर एट इनपुट क्यूज़। तो हमारे पास क्या होता है कि इनपुट पोर्ट पे हमारे पास क्यूज़ बनना शुरू हो जाती हैं। क्यूइंग डिले आएगा हमारे पास, एंड लॉस भी हो सकता है ड्यू टू इनपुट बफर ओवरफ्लो, मतलब कि हमारे पास अगर बफर जो है उसकी कैपेसिटी फुल हो गई है तो वो क्या करेगा, जो फर्दर पैकेट्स हैं उनको ड्रॉप करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्यूइंग डिले तो आएगा ही आएगा, हमारे जो पैकेट्स हैं वो भी ड्रॉप होने लग जाएंगे। आउटपुट पोर्ट कंटेंशन ओनली 1 रेड डाटाग्राम कैन बी ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे एक हमारे पास ये पैकेट सेंड हो रहा है पोर्ट 1 पे
और इसी साइमल्टेनियसली हमारे पास पोर्ट जो इनपुट पोर्ट 3 है वो डाटा सेंड कर रही है पोर्ट 1 पर। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास साइमल्टेनियसली दो इनपुट पोर्ट से डाटा सेंड हो रहा है किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट पर। तो क्या होगा कि इसमें एट अ टाइम एक डाटा सेंड होगा, पहले ये वाला डाटा सेंड हो जाएगा, उसके बाद पोर्ट नंबर 3 का डाटा सेंड होगा। लोअर रेड पैकेट इज ब्लॉक्ड, मतलब कि थोड़ी देर के लिए ये वाला जो है रेड पैकेट ये ब्लॉक हो जाएगा, पहले ये वाला सेंड होगा, दूसरा फिर उसके बाद सेंड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो क्यूइंग डिले आ जाता है, और उसके बाद अगर बफर ज़्यादा फुल हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास पैकेट लॉस भी आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है हेड ऑफ द लाइन ब्लॉकिंग। हेड ऑफ द लाइन ब्लॉकिंग क्या होती है? क्यूड डाटाग्राम एट फ्रंट ऑफ द क्यू प्रिवेंट्स अदर्स इन क्यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। मतलब ये कि हमारे पास जो एक पहला पैकेट है जो हेड पे है, मतलब कि हमारे पास एक लाइन में पैकेट है, जो सबसे पहला पैकेट है हेड वाला पैकेट, वो इतना बड़ा है कि वो प्रोसेस होने में इतना टाइम ले रहा है कि जो पिछले जो पैकेट हैं उनको टाइम नहीं मिल रहा आगे मूव फॉरवर्ड होने के लिए, और उनको मतलब प्रोसेस उनको होने के लिए टाइम नहीं मिल रहा। तो इसका हम कहते हैं ये हेड ऑफ द लाइन ब्लॉकिंग है। यहाँ पर कैसे बताया गया कि 1 पैकेट टाइम लेटर ग्रीन पैकेट एक्सपीरियंसेस HOL ब्लॉकिंग। मतलब ये कि हमारे पास ये जो रेड पैकेट था वो इतना बड़ा था कि वो प्रोसेस होने में उसने इतना ज़्यादा टाइम लिया, यहाँ पर आउटपुट पोर्ट पर रिसीव होने में इतना टाइम लिया कि जो हमारे पास जो ग्रीन पैकेट था उसके HOL ब्लॉकिंग का सामना करना पड़ा कि जो पहला पैकेट है वो जब तक प्रोसेस नहीं होगा तब तक ग्रीन वाला प्रोसेस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है हेड ऑफ द लाइन ब्लॉकिंग का। उसके बाद हमारे पास आती है आउटपुट पोर्ट क्यूइंग। जैसे हमारे पास इनपुट पोर्ट पर क्यूज़ बनती हैं, इसी तरह हमारे पास आउटपुट पोर्ट पर क्यूज़ बनती हैं। यहाँ पे हमारे पास ये बफर है उसका, जहाँ पर हमारे पास यहाँ पे क्यूइंग भी होती है। लिंक लेयर प्रोटोकॉल जैसे कि हमने कहा था, ईथरनेट यूज़ होता है, लाइन टर्मिनेशन, ये हमारे पास आउटपुट की फिजिकल वायर्स हैं। बफरिंग रिक्वायर्ड व्हेन डाटाग्राम्स अराइव फ्रॉम फैब्रिक फास्टर देन लिंक ट्रांसमिशन रेट। मतलब बफरिंग कब करनी पड़ती है हमें? बफरिंग से मुराद के स्टोर करना। स्टोर हमें कब करना पड़ता है? जब हमारे पास जो डाटाग्राम के प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो कम हो, बजाय के इनपुट से जो हमारे पास इनपुट से जो डाटा आ रहा है उसकी निस्बत हमारी जो प्रोसेसिंग की पैकेट्स की प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो कम हो। तो क्या होता है कि हमारे पास जो बफर है वो फुल होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर हमारे पास पैकेट्स आएंगे, फिर एक टाइम आएगा कि वो ओवरफ्लो कर जाएगा, और उसके बाद उसकी ड्रॉप की पॉलिसी आएगी कि अगर बफर ओवरफ्लो करता है तो उसके बाद हमारे पास जो अगले पैकेट्स हैं उनका क्या करना है, विच डाटाग्राम्स टू ड्रॉप इफ़ नो फ्री बफर्स। मतलब बफर फ्री नहीं है तो उसने किस पॉलिसी पे डाटा जो पैकेट्स हैं उनको ड्रॉप करना है। डाटाग्राम्स कैन बी लॉस्ट ड्यू टू कंजेशन, मतलब कंजेशन की वजह से भी हमारे पास डाटाग्राम लॉस कर सकते हैं, या लैक ऑफ बफर, मतलब कि बफर की कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि हमारे पास जो फर्दर पैकेट्स हैं वो उसके अंदर आते। स्केजुलिंग डिसिप्लिन चूजेस अमंग क्यूड डाटाग्राम्स फॉर ट्रांसमिशन। अब इसके अंदर क्या है कि हमारे पास आती है प्रायोरिटी स्केजुलिंग, कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो पैकेट्स हैं उनका हम प्रायोरिटीज़ डिफाइन कर देते हैं उनकी। उससे क्या होता है कि जो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो पैकेट अगले पैकेट को ओवरटेक करेगा और वो पहले प्रोसेस हो जाएगा। हु गेट्स बेस्ट परफॉर्मेंस नेटवर्क न्यूट्रलिटी, मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ कर जाती है इस तरह से कि जो हम हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डाटाग्राम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पैकेट्स होते हैं, हम उनके जो प्रायोरिटी है वो हाई रख देते हैं तो वो जल्दी प्रोसेस होते हैं, वो रिसीव हो जाते हैं आउटपुट पोर्ट पर। तो यहाँ पे हमारे पास आती है प्रायोरिटी स्केजुलिंग। इसका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी फर्दर स्लाइड्स पर। फिर आती है हमारे पास आउटपुट पोर्ट क्यूइंग कि एट टी पैकेट्स मोर फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। मतलब है कि एक टाइम है जहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि हम ये सेम वही कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है कि हमारे पास जब तक यहाँ से रेड जो है वो प्रोसेस नहीं हो जाएगा उस वक्त तक हमारा सेकंड जो डाटा है, सेकंड रेड पैकेट है, वो उसके बाद ही प्रोसेस होगा जब पहला प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको हमारे पास क्यूइंग डिले एक तो परफॉर्म करना पड़ेगा, क्यूइंग डिले का सामना करना पड़ेगा, और अगर बफर फुल हो जाता है तो उसको यहाँ पर बफर फुल हो जाता है तो उसको यहाँ पर पैकेट लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर क्या है कि 1 पैकेट टाइम लेटर वही सेम कि HOL ब्लॉकिंग है कि पहला पैकेट जब तक प्रोसेस नहीं होगा तो उससे पिछले जो पैकेट्स हैं वो उस वक्त तक प्रोसेस नहीं होंगे जब तक पहला पैकेट प्रोसेस नहीं हो जाएगा। क्यूइंग डिले एंड लॉस ड्यू टू आउटपुट पोर्ट बफर ओवरफ्लो, ये सेम चीज़ उसने डिस्कस किया। अब यहाँ पर हमारे पास आता है बफरिंग का कॉन्सेप्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी बड़ी भी हो गई है। तो बफरिंग का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर हम अपने सारे जो आर्टिकल इसको कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।